जय हिंद। इंटेलिजेंस के एक अफसर की लाश राजस्थान के झालावाड़ में रेलवे स्टेशन के पीछे एक सुनसान सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। वहीं दूसरी तरफ पत्नी उनके घर ना पहुंचने पर सभी रिश्तेदारों को फोन कर रही होती है कि क्या मेरे पति आपके यहां आए हैं। इस बीच जब एक व्यक्ति बताता है कि आपके पति तो सड़क पर पड़े हुए हैं बेसुध, उसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। अस्पताल द्वारा मृत डिक्लेयर किए जाने के बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर एक मामला रजिस्टर किया। मामला रजिस्टर किए जाने के बाद पुलिस बहुत तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाना चाह रही थी, पर स्टार्टिंग में कोई क्लू ही नहीं मिला कि आखिर इंटेलिजेंस के इस सीनियर अधिकारी को किसने मारा, कौन उसे सुनसान रोड पर लेकर आया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस है ही इतना दिलचस्प। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी इलाके में। दरअसल 14 फरवरी के दिन चेतन प्रकाश नाम का एक इंटेलिजेंस का अधिकारी दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर राजस्थान में जाता है। वहां पर रामगंज मंडी में उसके माता पिता रहा करते थे। उनसे मुलाकात करने के बाद वो झालावाड़ की तरफ निकलता है। शाम 6 बजे की ट्रेन लेता है और झालावाड़ का तकरीबन 90 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि ट्रेन 1-1.25 घंटे में पूरा कर लेती है। पत्नी झालावाड़ रहा करती थी क्योंकि वहां वो एक सरकारी टीचर के तौर पर नौकरी करती थी। उसके 2 बच्चे भी थे। दोनों बच्चों के साथ पत्नी भी वहां पर खुश रहा करती और लगभग हर वीकेंड पे इंतजार किया करती कि मेरे पति घर आएंगे। अब चेतन प्रकाश ने अपनी पत्नी को बताया कि मैं घर आ रहा हूं। पत्नी इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तकरीबन 7 से 7:30 के बीच में चेतन को घर पर पहुंच जाना चाहिए था, पर वो घर पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद 8 बजे के करीब पत्नी को टेंशन हुई। उन्होंने अलग अलग रिश्तेदारों को फोन करना शुरू किया। अब एक रिश्तेदार था जिसका नाम था मनमोहन। मनमोहन ने सड़कों पर अलग अलग जगह चेतन को ढूंढना शुरू किया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। फिर रेलवे स्टेशन के पीछे एक सुनसान सड़क थी, वहां पर जाकर देखा तो चेतन प्रकाश बेसुध पड़ा हुआ था। फौरन चेतन को अस्पताल में ले जाया गया और साथ में उसकी पत्नी अनीता को फोन कर दिया गया कि आपके पति बेसुध अवस्था में मिले हैं रेलवे स्टेशन के पीछे एक सुनसान सड़क पर। अब पत्नी भी अस्पताल पहुंच जाती है, मगर डॉक्टर इस इंटेलिजेंस के अधिकारी को मृत डिक्लेयर कर देते हैं। भवानी मंडी मार्ग पर बेहोश मिले इस चेतन प्रकाश नाम के इंटेलिजेंस के अफसर की मौत के बाद पुलिस हरकत में आती है। चेतन के पिता थाने में पहुंचते हैं और उसकी संदिग्ध हत्या का मामला दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस जब मामला रजिस्टर करती है तो 3 पहलू ऐसे थे जिन पर पुलिस काम करना चाहती थी इनिशियली। पहला पॉइंट यह था कि ऐसा हो सकता है कि चेतन प्रकाश को हार्ट अटैक आया हो और उससे उनकी मौत हो गई हो। दूसरा एस्पेक्ट यह था कि उनकी किसी ने हत्या कर दी हो, और तीसरा एस्पेक्ट यह था कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। अब इन 3 थ्योरीज पर पुलिस काम कर रही थी। अब ये तीनों थ्योरीज पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट से क्लियर हो सकते थे, इसलिए चेतन प्रकाश का फौरन पोस्टमार्टम करवाया गया। उसके बाद उनका सैंपल विसरा रिपोर्ट के लिए भी भेज दिया गया, ताकि एग्जैक्ट पता चल सके कि चेतन की मौत आखिर हुई है तो कैसे हुई है। पुलिस ने पूरी बॉडी का इंस्पेक्शन किया। पोस्टमार्टम में देखा गया कि पीटने का, मारने का कोई निशान ही नहीं है चेतन की बॉडी पर। तो इसलिए अब पुलिस और ज्यादा गंभीर थी इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए। अब सबसे पहले चेतन प्रकाश के सभी रिश्तेदारों से, मनमोहन से, पत्नी से पूछताछ की जाती है। पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस उस दिन उस लोकेशन पर कितने मोबाइल उस समय एक्टिव थे उनका पता लगाती है, और उन मोबाइल नंबर्स पर कहां कहां बात हो रही थी, क्या क्या बात हो रही थी, ये पता लगाने की कोशिश करती है। पर अभी तक पुलिस को ज्यादा कुछ क्लू नहीं मिला था। इसके बाद पुलिस पिन पॉइंट करती है 2 से लेकर 3 लोगों को। सबसे पहला शक पुलिस को होता है पत्नी अनीता पर। कुछ बात करने का तरीका और भी कई चीजें ऐसी थी जो परिवार ने इनपुट्स दिए थे,
उसके बाद पुलिस पत्नी के पास पहुंचती है और उनसे पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले उनका मोबाइल कब्जे में लिया जाता है। मोबाइल को जब देखा जाता है तो मोबाइल में कुछ मिलता नहीं है ऐसा। उसके बाद डेटा जो है वो रिट्रीव करवाया जाता है। रिट्रीव करवाने का मतलब जितना डेटा डिलीट किया गया है मोबाइल से उसे वापस पुलिस प्राप्त करने की कोशिश करती है और वो मिल भी जाता है। उस डेटा में व्हाट्सएप के ऐसे मैसेज और कॉल मिले थे जिनसे पुलिस को बहुत बड़े क्लू, बहुत बड़े हिंट अपनी इन्वेस्टिगेशन में मिल चुके थे। दरअसल पुलिस को पता चला कि अनीता और उसके पति चेतन प्रकाश के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। इसके साथ ही उसका एक प्रवीण नाम के शख्स से लगातार कांटेक्ट बना रहता था और कई कई घंटे उसके साथ बातचीत भी हुआ करती थी। अब पुलिस पत्नी अनीता, प्रवीण और संतोष निर्मल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। अब यह पूरा मामला क्या है इसे समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इसकी पृष्ठभूमि में। दरअसल अनीता बचपन से ही पढ़ने में काफी होशियार थी और 8वीं क्लास में उसकी प्रवीण नाम के एक लड़के से मुलाकात हुई थी। तब से उनकी दोस्ती काफी पक्की थी। अब 8वीं क्लास के बाद यह सफर बढ़ते बढ़ते अब बड़े होने तक आ गया था। अब तकरीबन साल 2008 में प्रवीण की नौकरी लग गई पुलिस में और वहीं अनीता टीचर के तौर पर सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो गई। अब दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ी और उसके बाद प्रवीण ने अनीता को कथित तौर पर प्रपोज किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, पर घर वाले नहीं माने। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और साल 2011 में अनीता की शादी चेतन प्रकाश नाम के लड़के से कर दी गई जो कि इंटेलिजेंस में अधिकारी था। अब चेतन प्रकाश से शादी के बाद साल 2012 में पहले बेटे का जन्म होता है और काफी खुशहाल परिवार था। मगर जो अनीता है वो रहा करती थी राजस्थान में क्योंकि उसे अपनी नौकरी भी करनी होती थी, परिवार को मैनेज करना होता था। वहीं चेतन प्रकाश की पोस्टिंग थी दिल्ली में। अब अनीता की पोस्टिंग झालावाड़ में हो जाती है। माता पिता रहते थे कोटा में, रामगंज मंडी में। अनीता ने दरअसल चेतन को यह कहा कि मैं रोज तो आना जाना कर नहीं सकती, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं झालावाड़ में एक घर लेकर रह लेती हूँ। तो अपने बच्चे के साथ अनीता झालावाड़ में एक घर लेकर रह रही थी और अपनी नौकरी अच्छे से कर रही थी। अब वहीं अनीता की पोस्टिंग एक नए स्कूल में होती है। जब वो उस नए स्कूल में जाती है तो वहां पर एक महिला से उसकी मुलाकात होती है। बाद में पता चलता है कि वो महिला प्रवीण की पत्नी है जो कि वो उसके बचपन का दोस्त है जिसने उसे प्रपोज शादी के लिए किया था। अब प्रवीण रोज अपनी पत्नी को लेने और छोड़ने स्कूल में आता था। इस दौरान उसकी अनीता पर नजर पड़ी, दोनों की मुलाकात हुई, फिर से बातें शुरू हुई, फोन नंबर एक्सचेंज हो गए और अब धीरे धीरे रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक कथित तौर पर दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ी और शारीरिक संबंध भी बन गए। अब इसके बाद जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ा, 2015 में ही चेतन प्रकाश एक बार अपने घर पर आया तो अनीता ने चेतन की मुलाकात प्रवीण से करवाई रक्षाबंधन के दिन। दरअसल रक्षाबंधन के दिन प्रवीण घर पर अनीता से राखी बंधवाने आया था और अनीता ने अपने पति को कहा कि मैं इसे भाई मानती हूं और ये मेरी काफी मदद करते हैं। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, प्रवीण और अनीता एक दूसरे के करीब आते गए। वहीं दूसरी तरफ अनीता अपने पति चेतन प्रकाश से दूर होती चली गई क्योंकि प्रवीण को भी पसंद नहीं था कि चेतन उसकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस करे। अब फिर आ जाता है साल 2017। साल 2017 के अक्टूबर महीने में अनीता को एक और बच्चा होता है, एक और पुत्र प्राप्ति होती है। इसके बाद परिवार में खुशी तो थी पर दूसरी ही तरफ एक शक की सुई अनीता और प्रवीण की तरफ न सिर्फ चेतन प्रकाश की थी बल्कि उसके पूरे परिवार की थी। अब चेतन अपनी पत्नी को लगातार कह रहा था कि तुम प्रवीण से दूरियां बनाओ। परिजन भी कहने लगे थे, माता पिता कहने लगे थे कि बेटा इसको आप चेतन जब यहां नहीं होता तो घर पर आने मत दिया करो, पर इसका कोई असर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रवीण जो था वो अनीता को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता था। अगर सोशल मीडिया पर अनीता अपने पति के साथ फोटो डालती तो प्रवीण उसे डिलीट करवा दिया करता। वो उसे अपने पति से, चेतन प्रकाश से बात भी नहीं करने दिया करता था। अब धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, प्रवीण चेतन से और ज्यादा चिढ़ने लगा। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक दोनों ने मिलकर चेतन प्रकाश की हत्या का एक प्लान बनाया और उसके लिए शाहरुख नाम के एक शख्स को एंगेज किया गया और प्रवीण ने उसे 3 लाख रुपए दिए। प्रवीण दरअसल स्टेट पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था
और वो फिलहाल एसीबी में एज अ कांस्टेबल काम कर रहा था। एसीबी में कांस्टेबल के तौर पर काम करते हुए उसे कई ऐसी टेक्निक्स, कई ऐसी ट्रिक पता चली जिससे किसी व्यक्ति को अगर हत्या उसकी करनी हो तो उसकी हत्या भी कर दी जाए और किसी को कानो कान खबर भी ना हो, पता भी ना चले। प्रवीण और अनीता ने कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक तकरीबन 6 बार कुछ गुंडे भेजे चेतन प्रकाश को मारने के लिए, पर वो हर बार बच गया। इसके साथ ही जब वो ट्रेन में जा रहा था तो उसे ट्रेन से धक्का देकर मारने की भी कोशिश की गई, पर वो फिर भी बच गया। पर यह 7वीं बार था जब वो अपने माता पिता से मिलकर रामगंज मंडी से ट्रेन पकड़ के झालावाड़ की तरफ आ रहा था। झालावाड़ में वो ट्रेन से उतरा, उसके बाद वो घर की तरफ पैदल बढ़ने लगा और उसके साथ ही अचानक से थोड़ी देर में कार से प्रवीण आता है। वो जबरदस्ती चेतन प्रकाश को अपनी कार में डालता है और एक सुनसान गली में ले जाता है। अब चेतन प्रकाश और पत्नी अनीता के बीच में लड़ाई इस बात की थी कि चेतन कहता था कि जो दूसरा बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो प्रवीण का है और तुम इस सच्चाई को छिपा रही हो। मैं डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं और मैं सारी सच्चाई सामने लाना चाहता हूं। इसीलिए शायद अनीता भी कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक अपने पति की हत्या में शामिल होने के लिए कन्विंस हो गई थी। अब प्रवीण जैसे ही कार में डाल के चेतन प्रकाश को लेकर आया, बाहर निकाला, तो उसने सबसे पहला सवाल पूछा कि तुम अनीता के साथ मेरा नाम हमेशा क्यों जोड़ते हो। दूसरा सवाल उसने पूछा कि तुम अपने दूसरे बच्चे को अपना क्यों नहीं मानते, मेरा बच्चा क्यों कहते हो। इस पर चेतन प्रकाश ने जैसे ही बोलना शुरू किया तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच कार में बैठे हुए 2-3 लोग जो मौजूद थे वो कार से निकले। उन्होंने जबरदस्ती चेतन प्रकाश को कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक 2 बार इंजेक्शन लगाए और ये इंजेक्शन लगाए गए केटामाइन के। केटामाइन का इंजेक्शन दरअसल आमतौर पर बाजार में नहीं मिलता, ये या तो हॉस्पिटल्स में होता है या नर्सिंग होम्स में इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन की मदद से व्यक्ति को बेहोश भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है और फोरेंसिक रिपोर्ट में जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें ये इंजेक्शन के जो कण होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, यानी पता ही नहीं लगता कि आखिर ये व्यक्ति मरा कैसे है। और ये पूरी प्लानिंग दरअसल प्रवीण ने ही की थी। प्रवीण ने अपने एक दोस्त जो कि हॉस्पिटल में काम करता था, संतोष निर्मल, उससे ये इंजेक्शन इस बहाने से लिए थे कि मुझे एक पार्टी करनी है, वहां पर नशे के तौर पर प्रयोग करने के लिए 2 इंजेक्शन मुझे लाकर दे दो। उसने 2 इंजेक्शन लाकर दे दिए और प्रवीण ने वो संभाल कर रख लिए। तकरीबन 6 से 7 महीने बाद उसने ये 2 इंजेक्शन चेतन प्रकाश की हत्या के लिए इस्तेमाल किए। अब जैसे ही चेतन प्रकाश को 2 इंजेक्शन लगते हैं वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ये सभी वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद पत्नी लोगों को फोन करती है, एक रिश्तेदार भागा भागा आता है, वो चेतन प्रकाश को सड़क पर देखता है, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर चेतन प्रकाश को मृत डिक्लेयर किया जाता है, फिर पिताजी पुलिस के पास पहुंचते हैं और ये मामला रजिस्टर किया जाता है। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि दरअसल प्रवीण अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर समझता था क्योंकि वो मर्डर केस एसीबी में भी हैंडल करता था, इसलिए उसने इस पूरे मर्डर की योजना बनाई थी और अनीता ने उसका पूरा साथ दिया था। पुलिस ने अनीता, प्रवीण और संतोष निर्मल को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में प्रवीण को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। अनीता जो कि प्रमोट होके प्रिंसिपल बनने वाली थी, उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई और भविष्य उसका भी खतरे में आ गया। इस पूरे केस से हमें सीख क्या मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हम भविष्य में अपने घर के या बाहर के किसी भी मेंबर से नाराज हो सकते हैं, पर हत्या या कानून अपने हाथ में लेना कभी भी सही नहीं होता है, क्योंकि एक हत्यारा यह सोच सकता है कि आज मैं हत्या करके बच जाऊंगा, पर एक ना एक दिन कानून के हाथ उस तक जरूर पहुंचते हैं। और यहां पर तो 2 सरकारी एम्प्लॉइज, 2 सरकारी अधिकारियों की नौकरी खतरे में पड़ ही गई। जय हिंद।